हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका जीएस लॉजिकल पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें आपके सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कवर हो जा रही है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, आपका प्रीलिम्स स्टेज मेंस स्टेज दोनों ही। इसके अलावा एसएससी, स्टेट पीएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, जुडिशरी, इन सारे एग्जाम्स के लिए आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है अगर आप इस वीडियो को डेली देखते हो और जो इसमें एमसीक्यूज कराए गए उनकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज की न्यूज देखने से पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। कल जो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर भी डिस्कस करेंगे 2 मिनट लेकर के, फिर हम आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ेंगे। विद रेफरेंस टू सीबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सीबीआई के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और बताना था कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला था कि ये डीपीएससी एक्ट जो है आपका, डीएसपीई एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसके प्रोविजंस के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, या यूं कहा जाए कि यही बात ठीक है, क्योंकि दूसरी बात गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में आती है। बात समझ में आ गई। तीसरी बात भी गलत है, क्यों? क्योंकि 2 ईयर का टेन्योर तो होता है सीबीआई डायरेक्टर का, बट वो डीपीएससी एक्ट के तहत नहीं होता है, वो आपका सीवीसी एक्ट के तहत होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के द्वारा वो 2 ईयर का टेन्योर गारंटी किया जाता है। तो आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन। अगला क्वेश्चन जो आपका था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इनिशियली किसने बनवाया था, तो उसका आंसर है भाई सीधा सा कुमार गुप्त। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। इनमें से किन आइटम्स पे एमएसपी इंडिया में दी जाती है? आपके ऑप्शन थे आपके सामने, पैडी, बीट, कैश्यू, ग्राउंडनट और हस्ड कोकोनट। तो इसका आंसर जो आपका है वो पैडी, बीट और ग्राउंडनट। कैश्यू पे नहीं दी जाती है और हस्ड नहीं, डी हस्ड कोकोनट पे दी जाती है। तो 124 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने कल के करंट अफेयर में डिस्कस किया था, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि आंध्र प्रदेश के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में इन दो में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोलेरू लेक इज द ओनली रामसर साइट इन द स्टेट, तो ये सही बात है। द स्टेट हैज 4 टाइगर रिजर्व, तो बिल्कुल नहीं, एक ही टाइगर रिजर्व है, नागा अर्जुन सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व, जिसका कोर हैबिटेट एरिया सबसे बड़ा है पूरे इंडिया में। और ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर का नहीं है, नागार्जुन श्री शलम टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो प्रीवियस ईयर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? रिसेंटली खल्लासी वॉन द केन्स ब्रोंज अवार्ड, इट इज रिटन बाय हुम। तो जो खल्लासी एक तरीके से गाना था, उसके उसको केन्स में ब्रोंज अवार्ड मिला है केन्स फेस्टिवल में, तो उसका लिरिसिस्ट कौन था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सौम्य जोशी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 147 सीटें हैं, उड़ीसा में विधानसभा की 175 सीटें हैं। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बस स्टेट के नाम इंटरचेंज है। उड़ीसा में 147 है, आंध्र में 175 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट, क्योंकि दोनों आपके क्या कर दिए गए हैं? इंटरचेंज कर दिए गए हैं। चलिए अब आज के न्यूज आइटम्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि हमारा रिवाज है, शुरू करते हैं हम उस दिन के इंपॉर्टेंट डेज और थीम को लेकर के। और आज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है आपका, क्योंकि बहुत सारे डे आज ऑब्जर्व किए जाते हैं। द फर्स्ट वन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इन द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, दैट इज ऑन 21 जून। अब ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, योगा के फादर भाई इंडिया में कौन है? पतंजलि है, रामदेव नहीं, मैंने पहले भी बताया था आपको, रामदेव प्रचारक हैं। चलिए इस बार जो है 10वां एक तरीके से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम क्या है दोस्तों इस बार की? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, सीधे तौर पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स में, तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। अब योगा क्या होता है? आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है, उसके बीच में हार्मनी बना करके रखता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि योगा के क्या बेनिफिट्स होते हैं और हर इंसान को क्यों करना चाहिए। करना चाहिए, ये एक फैक्ट है हर इंसान को, और पूरी दुनिया आज की डेट में इसे ऑब्जर्व कर रही है, ना सिर्फ इंडियंस। ठीक है, बल्कि बाहर के लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो योगा के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही हैं। ठीक है, द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल योगा डे वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ 69th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड इन 2014। तो 2014 में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी, वहां पे नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के तौर पे मनाया जाना चाहिए 21 जून को। और उसके बाद इसको रेजोल्यूशन पास करके जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था इस बात को। और 2015 में 21 जून को पहली बार हमने ये दिन मनाया था, कहाँ पे? राजपथ दिल्ली में। और उसी दिन 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गए थे। पहला कि भैया पहली बार सबसे ऐसा हुआ था कि 35,985 लोगों ने एक साथ योगा परफॉर्म किया था, एक जगह पे इकट्ठा होकर के एक ही सेशन में।
उसके अलावा 44 नेशनलाइट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, यानी कि 84 देश के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। तो ये दोनों अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की चीजें थी जो उस टाइम पे घटित हुई थी। और अब 2024 का क्योंकि जो है ये 10 साल पूरे हो गए हैं, ये इस बार जब मना रहे 10वां आपका योगा डे मना रहे हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 10वां 25वां 50वां 100वां जो होता है कोई किसी भी चीज का, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, अब वही सारी बातें यहाँ पे आगे लिखी हुई हैं, योगा की बड़ाई बड़ाई लिखी हुई है। डब्ल्यूएचओ ने लोगों से कह रखा है कि आप योगा को अपने चीजों में इंक्लूड करिए, अपने रूटीन में इंक्लूड करिए, यही सब बातें हैं। बाकी योगा की इंपॉर्टेंस आपसे बेहतर कौन जानेगा। ठीक है, अगला दिन दोस्तों कौन सा है? आज ही के दिन हम 21 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब ये वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो मना रहे हैं, किससे रिलेटेड है? आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो हाइड्रो मतलब पानी होता है ना? तो कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा हुआ चीज होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज डिजाइन टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाइड्रोग्राफी एंड हाउ इट प्लेज द रोल इन इम्प्रूव्ड नॉलेज ऑफ द सीज एंड द ओशन। तो भैया सी और ओशन को हमें समझने की जरूरत है। क्यों समझने की जरूरत है? पहली बात तो हम जो इतना बड़े पैमाने पे ट्रेड करते हैं वो इन्हीं सीज और इन्हीं ओशंस के माध्यम से करते हैं। दूसरी चीज, हमें बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस के लिए रिलाय करना पड़ता है, किसके ऊपर? इन्हीं सीज के ऊपर, इन्हीं ओशंस के ऊपर। इस वजह से हमको इन लोगों को समझना जरूरी है, इन लोगों को इन द सेंस ओशंस को और सीज को। इसीलिए हम हाइड्रोग्राफी डे मनाते हैं। बात समझ में आ गई? थीम क्या है इस बार की? हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन एनहेंसिंग सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द मरीन एक्टिविटीज। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो शिप्स हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कार्बनाइजेशन के पीछे। ओशंस को पोल्यूट करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ये। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको हम डीकार्बनाइज करें, हम ऐसे चीजों को यूज करें जिसमें कार्बन यूज करके उसको ना चलाया जाए, वो कार्बन एमिशन ना करें वो आपकी शिप्स वगैरह। ऐसा हम कुछ करके डीकार्बनाइज करें ओशंस को अपने। उसके अलावा सेफ्टी की बात क्यों की जा रही? क्योंकि आपको पता है कि जब गुड्स आपके ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, तो बहुत सारे सी पायरेट्स होते हैं। खासतौर से जो आपका अफ्रीका का सोमालिया वाला रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसको हम बोलते हैं, अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी के आसपास वाला एरिया, वहां पे पायरेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, समुद्री डाकू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? लूटपाट बहुत मचाते हैं। तो सेफ्टी भी जरूरी है। बहुत सारी पैसेंजर शिप्स भी जाती हैं समुद्र के रास्ते से, तो उनको भी सुरक्षा प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं जरूरी है। इस वजह से ये सारी थीम रखी गई है इस बार की। अब हाइड्रोग्राफी के बारे में आप देख लीजिए, ये एक ब्रांच है अप्लाइड साइंस की जो क्या करती है, किससे डील करती है? मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज, लेक्स एंड रिवर्स, एज वेल एज विद द प्रेडिक्शन ऑफ देयर चेंज ओवर टाइम। अब जाहिर सी बात है, जो सी है, जो ओशन है, जो कोस्टल एरियाज है, जो लेक है, जो रिवर है, उनको मेजर करना, उनको डिस्क्राइब करना, उनके फिजिकल फीचर्स को, उनमें समय के साथ क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज आगे हो सकता है उसको प्रेडिक्ट करना, ये सारा काम होता है हाइड्रोग्राफी के अंडर में। ठीक है, अब इसमें यूज किस चीज का होता है? भाई इतना सब आप कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? बेसिकली दो चीजों का यूज होता है, एक होता है इको साउंडर का और एक होता है सोनार का, है ना? अब ये सोनार नहीं है, जूलर नहीं है आपका, ये सोनार है। सोनार एक अलग चीज होती है, इको साउंडर एक अलग चीज होती है। अब इको साउंडर का बेसिकली पर्पस क्या होता है? समुद्र की या किसी भी वाटर बॉडी की गहराई को नापना है। ये एक तरीके की मशीन होती है जो साउंड भेजती है नीचे। ठीक है, जो साउंड भेजती है समुद्र की या ओशन की गहराई में। ठीक है, और वो आवाज, वो साउंड की वेव कितनी देर बाद वापस लौट के आ रही है, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर वाटर बॉडी कितनी गहरी है। इसको हम बोलते हैं इको साउंडर। भाई किसी भी ओशन, किसी भी वाटर बॉडी को स्टडी करने का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? कि आप उसकी गहराई नापो, है ना? समुद्र की, नदी की गहराई नापना ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है उसको पहचानने का। दूसरा आपका सोनार सिस्टम, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी पर्पस कहीं ना कहीं वही होता है कि जो सबमरीन्स वगैरह जो आपकी चलती है ना समुद्र के अंदर, वो कैसे चलती हैं? वो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, वो पायलट के मोड पे नहीं चलती हैं, वो सोनार वेव्स के ऊपर चलती हैं। सोनार वेव्स क्या होती हैं? जब ये आपकी सबमरीन वगैरह चलती हैं, या फॉर दैट पर्पस आपके कुछ आपके समुद्री जीव भी ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका वेल्स, जैसे कि आपकी कुछ कुछ डॉल्फिन्स, ये लोग क्या करते हैं? सोनार वेव्स एमिट करते हैं। ठीक है, सोनार वेव्स एमिट करते हैं, और फिर वो सोनार वेव्स जब टकरा करके वापस आती है तो उसको स्टडी करते हैं। उनमें वेरिएशंस, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं कि हाँ, इतनी थोड़ी सी दूर पे या ज्यादा दूर पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, या वो राइट डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता लगाना, उसकी मूवमेंट को पता लगाना सोनार का काम होता है। ठीक है, सोनार रेस का काम होता है ये। तो इन सब का यूज करके जो है हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ओशन को। कई बार सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी काम आ जाती हैं, है ना? सैटेलाइट से भी देख करके हम इमेजिंग कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपकी।
अब हाइड्रोग्राफी ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइड एंड द करेंट्स. Unlike oceanography, hydrography will include shore features, natural and man-made lights and towers that will aid in fixing a ship's position, as well as the physical aspects of the sea and the seabed. तो कुल मिलाकर के वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बताई जा रही हैं कि हाइड्रोग्राफी में बहुत सारी मतलब जो भी वाटर बॉडी से जुड़ी हुई कोई भी चीज है उसकी स्टडी आपकी हाइड्रोग्राफी में आ जाएगी. जबकि आपका ओशियनोग्राफी में क्या आता है, बेसिकली हम सिर्फ ओशंस को स्टडी करते हैं. अब वहां पे अगर कोई मैनमेड स्ट्रक्चर है, कोई शिप्स उसके ऊपर चल रही हैं या उससे क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब कहीं ना कहीं उसका मुद्दा नहीं होता है. हाइड्रोग्राफी में लेकिन हम हर एक चीज आपकी जो है स्टडी करते हैं कि भैया शोर पे जो आपने समुद्र के किनारे पे जो आपने एक लाइट टावर बना रखा है जो कहीं ना कहीं टॉर्च मार के बता रहा है शिप्स को कि इधर आना है, वो भी आपका हाइड्रोग्राफी की स्टडी में आएगा. ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ठीक है. बाकी आपका वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो होता है 21 जून को हम हर साल मनाते हैं. ठीक है. इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है और कौन एक तरीके से इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इसके पीछे, वो है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आईएचओ के नाम से जानते हैं. ठीक है. इसका एम और पर्पस वही है कि हाइड्रोग्राफी का रोल क्या है सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उसको एक तरीके से पहचानना और उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाना. थीम मैंने आपको बता ही दी है. अब ये जो आपका इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है ये 1921 में बनाया गया था, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है. हेडक्वार्टर दोस्तों इसका मोनाको में है. ठीक है. मोनाको में, मोनाको बिस्किट नहीं, मोनाको शहर में. चलिए अगला भैया एक और फेस्टिवल आ गया आपका आज के दिन, पोसॉन फेस्टिवल. अब ये हर साल 21 जून को नहीं होता है. ये जो ये वाला हम लोग का महीना चल रहा है ना, हिंदी महीना हम लोग क्या चल रहा है शायद जेठ का, है ना. अब श्रीलंका में मनाया जाता है पोसॉन फेस्टिवल. तो श्रीलंका के जो कैलेंडर है, सिनहलीज कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनहलीज कैलेंडर बोलते हैं, जो श्रीलंका का लोकल कैलेंडर. जैसे हमारे यहाँ विक्रम संवत और शक संवत होता है, वैसे इनके सिनहलीज आपका एक कैलेंडर होता है. तो सिनहलीज कैलेंडर का जो 7वां महीना होता है, उस 7वें महीने का जो फुल मून डे होता है, उस दिन आपका पोसॉन फेस्टिवल मनाया जाता है. अब ये पोसॉन फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मानते हैं कि जो अशोक के बच्चे थे, अशोक के बच्चे कौन, आपके महेंद्र और संघमित्रा, वो श्रीलंका में बुद्धिज्म का एक तरीके से मैसेज लेकर के गए थे और इसी दिन श्रीलंका में बुद्धिज्म की एंट्री हुई थी. तो काफी धूमधाम से इस फेस्टिवल को वहां के लोग मनाते हैं, पोसॉन फेस्टिवल को. ठीक है. यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार. पूरा ये मंथ लॉन्ग वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है. उसमें से जो फुल मून डे होता है यानी कि जो आज है 21 जून को, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन लोग के दिमाग में, इन लोग के मन में. ठीक है. तो ये आपका फेस्टिवल है. अब बुद्धिज्म आपको पता है, बुद्धिज्म के फाउंडर आपके गौतम बुद्ध थे. गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम आपका क्या था, सिद्धार्थ था. उनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था. उनकी माता जी का नाम क्या था, महामाया था. उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था. उनके बेटे का नाम क्या था, राहुल था. ठीक है. 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था. 29 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया था, क्या करने के लिए, एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए. उसको हम बोलते हैं आपका महाभिनिष्क्रिमाना. ठीक है. ये टर्म आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. महाभिनिष्क्रिमाना हम उस समय को बोलते हैं जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, क्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. और अल्टीमेटली 35 साल की उम्र में इनको वो ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपकी फाल्गु नदी है या निरंजना नदी है उसके किनारे पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है. और फिर जो है उस ज्ञान के बेसिस पे ये बाकी लोगों को वो ज्ञान अपना ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है. पहला सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया था, पहला सरमन यानी कि पहला उपदेश उन्होंने आपके बनारस के पास सारनाथ में दिया था. सारनाथ में दिया था. कितने लोगों को, 5 लोगों को. ये सब फैक्ट्स हैं आपके बुद्धिज्म से जुड़े हुए बेसिक. आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये सब आपको पता होने चाहिए. ठीक है. तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है. चलिए भाई अब आगे बढ़ेंगे. उसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह हुई है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा. चारों याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है, कभी और बताऊंगा मैं वो आपको. ठीक है. चलिए भाई, पोसॉन डे हो गया आपका. हम अगले फेस्टिवल पे आते हैं. देखिए यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है. 21 जून को मनाते हैं. श्रीलंका की पब्लिक हॉलीडे होती है. जो फुल मून डे होता है स्नेलिस कैलेंडर के 7वें महीने का, उस दिन मनाते हैं हम. ठीक है. बुद्धिज्म श्रीलंका में आया था. और यहाँ पे एक और फेस्टिवल होता है वैसाख का श्रीलंका में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का होता है. और पोसॉन फेस्टिवल आपका सेकंड इंपॉर्टेंस का होता है. अब आप सोचिए जैसे हमारे यहाँ होली और दिवाली है, दो बड़े फेस्टिवल हैं एक तरीके से, वैसे वहां पे ये दो बड़े फेस्टिवल आपके वैसाख और पोसॉन. ठीक है. चलिए अगला आप सबको पता है आज क्या है, आज है समर सोल्स्टाइस. ठीक है. आज सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें आपके नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती हैं. अब इसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है ये आपको समझने की जरूरत है. आपका जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 23.4 डिग्री पे टिल्टेड है. अब इस वजह से क्या होता है, जब ये ऐसे तिरछा हो रखा है और ये रोटेट भी करता रहता है और इसका रेवोल्यूशन भी होता रहता है सन के चारों तरफ, यानी कि अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे चंद सन के चारों तरफ भी जा रहा है ये. तो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये जो आपका गर्मी का सीजन होता है हमारे इंडिया में, उस समय क्या होता है, जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है सन के अराउंड, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है
वो टिल्टेड होगा सन की तरफ। ये देखिए, ये आपका नदर हेमिस्फीयर है, ये सन की तरफ टिल्टेड है, यानी कि नदर हेमिस्फीयर का मेजर पोर्शन अगर आप देखोगे तो वो इस समय सन रेज को एक्सपोज्ड है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसका एक छोटा सा पोर्शन ही सन रेज को एक्सपोर्ड है, एक्सपोज्ड है, सॉरी, ठीक है। अब ये आपका आर्टिक सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल है। ये वही 5-6 महीने का टाइम होता है जब अंटार्कटिका में रात रहती है, वहां पे सूर्य उदय होता ही नहीं है 5-6 महीने तक, क्योंकि आपका सदर्न हेमिस्फीयर भाई ये रोटेट यहीं पे करता रहेगा ना, ऐसे गोल गोल। तो ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये कभी भी सन के सामने आएगा ही नहीं जब तक अर्थ सन के इस तरफ रहेगा, है ना। और ये जो आपका आर्टिक सर्किल है, ये कुछ भी करके सन से दूर नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे 6 महीने उजाला ही रहता है। और इस समय जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहां पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इस वजह से सबसे ज्यादा गर्म दिन होता है ये 21 जून। ये सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है, गर्म दिन तो नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है ये, और सबसे छोटी रात होती है। इसी का ऑपोजिट क्या होता है, इसी का ऑपोजिट होता है आपका विंटर सोल्स्टाइस। इसमें क्या होता है, इसमें आपका साउथ पोल जो है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर जो है, वो आपका सन की तरफ एक्सपोज रहता है। और एंटार्क्टिक सर्किल वाला जो एरिया है, वहां पे अब 6 महीने उजाला रहेगा, और ये आर्टिक सर्किल वाले एरिया पे 6 महीने रात रहेगी, ठीक है। और ज्यादा सनलाइट आपकी कहाँ पड़ेगी, सदर्न हेमिस्फीयर पड़ेगी। नदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, रातें लंबी होंगी। बात समझ में आ गई आपको? यही होता है आपका क्या, समर सोल्स्टाइस। अब ये एक लैटिन टर्म से निकल के आया सोल्स्टाइस टर्म। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉल्ड सन। अब ये एक फिनोमिना है जो साल में 2 बार होता है, एक बार आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, एक बार सदर्न हेमिस्फीयर में। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि जो नासा है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है, वो इस दिन को मानती है बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। मतलब इस दिन सबसे ज्यादा एनर्जी पृथ्वी पे सन के जरिए आती है, ऐसा नासा मानता है, ठीक है। वही सारी बातें जो मैंने आपको बता रखी हैं, वही सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक बार आप इसकी खुद से रीडिंग कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में तो आ ही गया होगा, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे एक बार आप रीडिंग कर सकते हैं इसकी। अच्छा, पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो इसकी हमारी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक कहाँ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करके पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि खाली क्लास करना सफिशिएंट नहीं है, उसको एक बार रिवाइज करना भी जरूरी होता है। एक बार क्या, 2-3 बार रिवाइज करना जरूरी होता है। और जो यहाँ पढ़ा दिया गया उसके बाहर से सवाल आना नहीं है एग्जाम में, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ाएगा उतना तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। एक बार पढ़ के भूल नहीं जाना है। अब क्लास तो आप पौन घंटे की, 1 घंटे की बार बार नहीं देख सकते हो, बट पीडीएफ तो आप 5-10 मिनट निकाल के डेली पढ़ सकते हो ना, 1-2 बार। तो वो सारी चीजें आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फीडबैक पे अपना फीडबैक देख तरीके से कमेंट सेक्शन में। चलिए, एक और हम कौन सा दिन मना रहे हैं आज, ये मना रहे हैं वर्ल्ड डे ऑफ म्यूजिक, है ना। संगीत का पूरी दुनिया का दिन है ये आज। आज पूरी दुनिया जो है संगीतमय हो गई है। ओरिजिनली 1982 में फ्रांस में इसकी शुरुआत करी गई थी, इतनी बात आपको जाननी है। थीम इस बार की अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। पिछली बार की थीम क्या थी, म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, ठीक है। 2023 की थीम थी म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। 2024 की थीम अभी तक नहीं आई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब आपका अगला दिन एक और हम मना रहे हैं आज, वो कौन सा है, वर्ल्ड जिराफ डे। ये भी आपका आज ही के दिन हम मनाते हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इतने सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आज के, सब आपको पता होने चाहिए। अब हम आएंगे अपने फ्रंट पेजर न्यूज पे। पटना हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन 65% कोटा इन बिहार। अब हुआ क्या था, लास्ट ईयर नीतीश कुमार जी की जब सरकार थी, मतलब अभी भी है, इनकी जब सरकार शायद आरजेडी के साथ थी, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, तब इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पे एक बिल पास करके 65% रिजर्वेशन दे दिया था, किसको, एससी एसटी ओबीसी वगैरह को, जो पहले 49 पॉइंट समथिंग परसेंट था। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखी है कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। आरक्षण 50% से नीचे ही होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे की पूरी एक कहानी है, ठीक है। रिजर्वेशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो टेक्निकल भाषा है, जो आपकी टेक्निकल भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है, उसमें हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं इसको। बेसिक सी बात है ना कि आपके मान लीजिए समाज में दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। अब क्या है कि एक ऊंचाई पे बैठा हुआ है, ये स्टेयर से मान लीजिए, ए ऊंचाई पे बैठा हुआ है और बी आपका नीचाई पे है, यानी कि नीचे साइड है। अब हम इन दोनों को हमें सिमिलर प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है ना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ए को नीचे लेके आ जाएं, कि चलो तुम बी के बराबर खड़े हो जा करके, एक ये तरीका हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को जो सुविधाएं ऑलरेडी मिल रही हैं, उनमें से कुछ सुविधाओं को हमें काटना पड़ेगा, तो हम उसको बी के लेवल पे ले आएंगे नीचे। बट क्या ये एक समाज के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा रास्ता क्या है कि भैया बी को हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके उसको हम ऊपर पहुंचा दे ए के बगल में, है ना, बी भी यहाँ पे पहुंच जाए। तो ये आपका कहलाता है अफर्मेटिव एक्शन, इसी को हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। और इसका एक एग्जाम्पल है आपका रिजर्वेशन। आपको पता है कि हिस्टोरिकली जो आपके बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनके साथ बहुत पक्षपात वगैरह हुआ है, उनको सफर करनी पड़ी है बहुत सारी चीजें।
तो उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके, उनको रिजर्वेशन दे करके जॉब्स में, कॉलेजेस में, उनको जो अपर क्लास है या फिर जो बेनिफिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई है? संविधान में आर्टिकल 15 और 16 लिखा हुआ है आपका, है ना? संविधान में आपका आर्टिकल 15 और 16 है, जिसमें ये एम्पावरमेंट दी गई है केंद्र सरकार को कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके भले के लिए कुछ काम कर सकती हैं, रिजर्वेशन वगैरह दे सकती हैं। आजादी के बाद से लगातार एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा रहा है लंबे समय से, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, 1979 में एक मंडल कमीशन बनाया जाता है। पीपी मंडल साहब जो है इसके चेयरमैन थे। अब ये इसका काम क्या था मंडल कमीशन का? मंडल कमीशन का काम ये था कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्योंकि एससी एसटी की पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा नहीं है भारतवर्ष में, ये लगभग लगभग 25-30% के आसपास होगी मुश्किल से मिला करके। लेकिन जो बाकी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी आबादी लगभग लगभग 50% के आसपास है, जिनको हम ओबीसी बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इनको एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए इनको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब बातें करने के लिए बीपी मंडल कमीशन बनाया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जब वो रिपोर्ट सौंपी गई तो कुछ साल उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1990 के आसपास आकर के जो है 90s में वो रिपोर्ट बीपी मंडल की जो कमिटी थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उसको लागू करके ओबीसीज को कितना, ओबीसी को 27% के आसपास रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है? अब दोनों लोग का रिजर्वेशन मिला करके जो एससी एसटी को मिल रहा था वो, और जो ओबीसी को दिया गया वो मिला करके 50% के आसपास पहुंच गया। 50% पूरा नहीं हुआ बट आसपास पहुंच गया। इसी के साथ क्या हुआ, सरकार ने 10% रिजर्वेशन और दे दिया, किसको? जो अपर क्लास के गरीब तबके के लोग हैं, जो अभी जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं ना, है ना, अपर क्लास पुअर पॉपुलेशन, जो कास्ट से अपर कास्ट है, लेकिन वो एक तरीके से जात उसकी जो है, सॉरी, कास्ट में हाँ वो अपर कास्ट है, लेकिन जो उसकी इनकम है वो कम है, तो पुअर है वो। अभी बेसिकली जो ईडब्ल्यूएस के पीछे पूरा फिनोमिना है, वही फिनोमिना वहां पे लगा करके 10% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद 1992 में क्या होता है दोस्तों, एक इंदिरा साहनी केस होता है ना, इंदिरा साहनी केस होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट दो तीन बातें कहता है। पहली बात क्या कहता है कि 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है वो एकदम ठीक दिया गया, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात वो क्या बोलता है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे सूरज को चांद बना दो, चाहे चांद को सूरज बना दो, लेकिन रिजर्वेशन जो टोटल है क्यूमुलेटिव, वो 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी। 50% रिजर्वेशन पे मामला सेट होगा आपका, 50% के आसपास आपका मेरिट पे डिसाइड होंगी चीजें, चाहे एडमिशन को लेकर के हो कॉलेज में, चाहे नौकरी को लेकर के हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। इसके अलावा एक और बात बोली कि भैया आप अगर नौकरी में रिजर्वेशन दे रहे हो तो सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम पे दोगे, है ना, सिर्फ ज्वाइनिंग में रिजर्वेशन मिलेगा, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि रिजर्वेशन का पर्पस क्या है बेसिकली, कि जो पिछले तबके के लोग हैं, पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, उनको बराबरी पे लाके खड़ा करना। जब वो एक बार नौकरी में आ गए तो अपने मेरिट पे प्रमोशन ले सकते हैं ना, तो प्रमोशन जो है, प्रमोशन में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बाकी सारी बात सरकार ने मान ली कि, लेकिन ये जो प्रमोशन वाली बात थी, इसको जो इन्होंने पार्लियामेंट ने ओवर रूल किया और 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, और उसमें क्या कहा कि हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे। ठीक है? तो ये सारा तो मतलब बैकग्राउंड है इसका। अब यहां से आपको पता चलेगा कि 65% का क्राइटेरिया है, सॉरी 50% का, लेकिन अब जब बिहार सरकार ने 50% के ऊपर दे दिया, तो इसके ऊपर बहुत, जब से दिया गया तब से बात चल रही थी कि क्या इसको सुप्रीम कोर्ट रखेगा कि नहीं रखेगा। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी पटना हाई कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये मामला मुझे लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये बेसिकली है कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, तो जो 100% की आबादी है ना पूरे देश की, उसमें से अगर हम एससी एसटी और ओबीसी की पॉपुलेशन पूरी कंबाइन कर दें, तो 75 से 80% के आसपास आपकी जो है एससी एसटी ओबीसी की पॉपुलेशन है। मतलब 70-75 तो बहुत मॉडरेटली है ही है। बाकी जो आपके बाकी के तीन वर्ण होते हैं, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, वो 25-30% के आसपास ही हैं, 20-25-30% के आसपास। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिजर्वेशन कम है। लेकिन फिर बात यही है ना कि सब कुछ रिजर्वेशन के बेसिस पे नहीं होगा, कुछ मेरिट के बेसिस पे भी होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एससी एसटी ओबीसी को लिमिट कर दिया गया उसी 50% में। उस 50% में तो रिजर्वेशन है उनका, उसके बाद भी जो बाकी का बचा हुआ 50% है, उसमें भी अगर कोई मेरिटोरियस एससी एसटी ओबीसी का बच्चा है या कैंडिडेट है, तो उसमें आगे आ सकता है वो। तो फिर कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव वो ज्यादा ही निकल जाता है बेसिकली, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक है पूरा। अब इसमें होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। कई लोग कास्ट सेंसस के लिए बोलते हैं, ये जो आपके यही नीतीश कुमार जी की पार्टी है, फिर आपकी तेजस्वी यादव की पार्टी है, अखिलेश यादव वाली पार्टी है, ये सब लोग बोलते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए और जिसकी जितनी पॉपुलेशन हो उसको उस बेसिस पर रिजर्वेशन दे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ ये अच्छी बात है, ऐसा हो जाएगा तो भाई जिसकी जितनी कास्ट है उसको तो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। बट फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये होगी कि मेरिट बहुत पीछे छूट जाएगी।
अगर पूरा ही रिजर्वेशन के बेसिस पे होने लगेगा, हो सकता है भाई किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग में 10 लोग मेरिटोरियस हों और किसी दूसरी पर्टिकुलर कास्ट में 2 ही लोग मेरिटोरियस हों। तो हमें मतलब मेरिट की ज़रूरत है, ये सबके रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। ये जो पूरा लॉजिक है इसके पीछे, पूरा लॉजिक है कि भैया सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, भले ही मेरिट हो चाहे ना हो। ये अपने आप में एक बहुत वेग कई बार साउंड करता है। हाँ, सोशली जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, जिनके साथ पक्षपात होता आया है और अभी भी हो रहा है, उनके लिए आप कुछ ऐसा करें, सामाजिक सुधार करें कि उनकी स्थिति समाज में सुधरे, उनकी इकोनॉमी सुधरे। इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कास्ट बेस्ड एजुकेशन दे सकते हो रिजर्वेशन दे करके, कि भाई हमने एजुकेशन फ्री कर दी जो गरीब तबके के लोग हैं, हमने उनकी पूरी पढ़ाई फ्री कर दी और हमने उनको इतनी अच्छी पढ़ाई दी फ्री की कि वो जो आपका दिल्ली बंबई से पढ़ के बच्चा आया उसके बराबर खड़ा है वो, और फिर वो नौकरी के लिए साथ में compete कर रहा है एकदम बिना किसी रिजर्वेशन के। ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना? तो ये बहुत सारी इस पे चीजें सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार इस पे बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा काम करती नहीं है, क्योंकि भाई वोट बैंक की बात होती है इसमें। और इसके कोई मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है भी नहीं कि रिजर्वेशन हटा दो, रिजर्वेशन रखे रहो, इतना बढ़ा दो। बहुत ग्रे एरिया है ये, इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अभी हम आगे देखेंगे भी जो इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स है, रिजर्वेशन की जरूरत क्या और रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, ये हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी मेंस में, स्टेट पीसीएस मेंस में आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है ये। और नहीं भी अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको मेंस देना है, तो आपको अपने जनरल पर्सपेक्टिव के लिए, ओपिनियन के लिए सब जानना जरूरी है। पहली बात, पहली जरूरत क्या है कि भैया जो हिस्टोरिक इंजस्टिस हुआ है बैकवर्ड क्लास के साथ, उसकी भरपाई अभी तक हो नहीं पाई है, तो उसके लिए रिजर्वेशन देना जरूरी है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा ये है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। वही जो मैंने आपको बताया ना कि एक लोग यहाँ पे नीचे खड़ा हुआ है, ए ए ऊपर है, बी नीचे है, दोनों को बराबर लाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेकर के आना है। ये दूसरा आपके लॉजिक है इसके पीछे। फिर बैकवर्ड क्लासेस का स्टेट की सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन एडिकेट नहीं है, उसको इंश्योर कराने के लिए। तीसरा, बैकवर्ड क्लासेस का एडवांसमेंट करने के लिए। भाई कोई भी क्लास एडवांस कैसे होगी? पैसा कमा करके, पढ़ाई करके। तो इन्हीं दो चीजों में आपको रिजर्वेशन दिया जाता है बेसिकली, ठीक है? उसके अलावा टू एंश्योर इक्वालिटी एज बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, दैट इज ऑल पीपल मस्ट बी ब्रॉट टू द सेम लेवल प्लेइंग बिफोर जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। बस मेरा पॉइंट यही है कि भाई आप मेरिट पे लाने से पहले उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दो एकदम। आप एजुकेशन में इतना करो एस सी एस टी ओबीसी के लिए, जो बैकवर्ड हैं, जो अभी तक स्कूल जिन्होंने देखा नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में अभी भी रह रहे हैं, जो सही मायनों में हकदार हैं, उनको आप लेकर के जाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए उनको, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बूस्ट करिए। समाज को अपने आप को सुधारने की जरूरत है। जो अभी भी छुआछूत की प्रैक्टिस है, जो निचले तबके को अलग दृष्टि से देखने की एक तरीके से मेंटेलिटी है, उसको दूर करने की जरूरत है। जब ये सब हो जाएगा तो नौकरी में या फिर एडमिशन के टाइम पे कॉलेजेस में रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 12वीं तक आते आते आप सबको एक लेवल पे ला दो, उसके बाद फिर सब आपस में मेरिट पे कम्पीट करें। ये भी एक तरीका हो सकता है। अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट क्या है? पहली बात तो ये है कि जब आपका स्टेट सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जाता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में डिवीजन क्रिएट कर देता है। एक वो मेंटेलिटी होती है, यार ये तो रिजर्वेशन वाला है। दूसरा क्या कर रही है, तो वही जो सालों से हमारा हक मार रहे हैं। ये वाली मेंटेलिटी आ जाती है कहीं ना कहीं। उसके अलावा मुद्दा क्या था रिजर्वेशन देने का, कि हमें जो कास्ट की व्यवस्था है इसको इरेडिकेट करना है। बल्कि इसने क्या किया, इसने तो परपेचुएट कर दिया, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए इंस्टिल कर दिया सोसाइटी में। अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से आपकी कास्ट की आइडेंटिटी और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है ना? और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, जबकि मुद्दा क्या था कि इसको हटा ही देना है बिल्कुल कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को। ये सारी बातें हैं। उसके अलावा जो हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज थी, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना था, इक्वल एक्सेस देना था, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या रिजर्वेशन की कोई फायदा हुआ भी है अभी तक या नहीं हुआ है। क्योंकि भाई अगर जिनके लिए आप लेकर के आए थे, वो लोग अभी भी इतना पीछे हैं। अगर आप समाज में निकल करके देखें, अभी भी बहुत लोगों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता है, मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती है। तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी अगर हो जाते हैं एस टी ओबीसी के लोग, तो अभी जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे उनको अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक अपर कास्ट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप रिजर्वेशन लेकर के कोई कंपटीशन पास करते हो, तो बहुत से लोगों की इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनको लगता है कि क्या अगर हमको ये सहारा ना मिला होता, ये लाठी ना मिली होती, तो क्या हम यहाँ पे ना पहुंच पाते? क्या हम इस लायक नहीं कि अपनी मेरिट में हम यहाँ तक पहुंच पाए? तो एक कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी बात आती है। बहुत सारे रिजर्वेशन प्राप्त लोग ऐसे हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसको अवेल नहीं करते उस फैसिलिटी को, और मेरिट पे कॉम्पीट करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपके माँ बाप संपन्न है, आप एक अपर मिडिल क्लास से आ रहे हो या लोअर मिडिल क्लास से भी आ रहे हो, तो फिर आपको सही मायने में रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आपकी अपर कास्ट भी सारी आ रही है। असलियत में जरूरत किसको रिजर्वेशन की? जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं, एकदम लोअर क्लास के लोग, जिनके घर में अभी तक पानी भी नहीं है, एक पक्की छत भी नहीं है, ठीक है, उनको जरूरत है इसकी।
चलिए, रिजर्वेशन आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मेरिटोक्रेसी, वही बात है। इट हैज बिकम अ टूल टू मीट नैरो पॉलिटिकल एंड्स, वही जाहिर सी बात है कि भैया अपनी राजनीति चमकाने के लिए पॉलिटिशियंस को यूज करने के लिए एक हथियार बना लिया इन्होंने अपना। उसके बाद जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो डोमिनेंट कास्ट है बैकवर्ड क्लास के अंदर, वो सारी फैसिलिटी ली जा रही है। जैसे अगर आप ओबीसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी में सबसे बड़ा तबका यादवों का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ओबीसी यादव हैं, ये तो माइनॉरिटी में है लेकिन सबसे ज्यादा है। बाकी सारे मिला करके जो है लगभग 50, 60, 70% होंगे बाकी की ओबीसी। लेकिन सारा रिजर्वेशन का फायदा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द फायदा कौन ले जाते हैं? जो डोमिनेंट कास्ट है। बैकवर्ड क्लास में भी जो डोमिनेंट कास्ट है वो, यही सेम हाल जो आपका दलितों में जाटव का है, जाटव कम्युनिटी का है या और किसी कम्युनिटी का है। अब ये तो मैंने आपको यूपी का छोटा सा एग्जांपल दिया, हर स्टेट में यही है। हर स्टेट में बैकवर्ड क्लास के अंदर एक डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है। सारा फैसिलिटी वो लेकर के जा रही है। इसीलिए जो बहुत ज्यादा पिछड़े लोग हैं, बिहार में टर्म चलता है अति पिछड़ा, है ना, बहुत ज्यादा जो बैकवर्ड है, वो वही लोग हैं जिनको अभी तक एक भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। अब जैसे जिसके माँ बाप आईएएस पीसीएस बन गए रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर के, अब उसका बच्चा भी आईएएस पीसीएस बनने के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया ले रहा है। या जिसके माँ बाप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में है, उसके बच्चे को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, भले वो किसी भी कास्ट का हो, है ना, मतलब ओबीसी में या एससी में। तो ऐसे लोगों को एक जो क्रीमी लेयर हो गई है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा रिजर्वेशन इनको जो मिल रहा है, इससे किसी अपर क्लास का नुकसान नहीं है, इससे नुकसान इन्हीं की कास्ट के जो और ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनका हो रहा है ना। उन तक रिजर्वेशन अभी तक पहुंच ही नहीं रहा है, मेन बात ये है, ठीक है। और फिर वही बात है, अपर कास्ट के जो पुअर हैं वो एक्सक्लूड हो जा रहे हैं कई मायनों में इन सब चीजों की वजह से। तो ये पूरा आपकी मेरिट्स डिमेरिट्स है, ये आपके फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड मेरिट डिमेरिट है। अब इसमें कोई बायस्ड ओपिनियन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये अपना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो अगर, तो आपको अपना एक ये ओपिनियन तो फिक्स रखना है कि हाँ, रिजर्वेशन की जरूरत है देश के अंदर, अभी भी है और लंबे समय तक रहेगी। लेकिन उसको अवेल कैसे करना है, उसको आगे इंप्लीमेंट कैसे करना है, डिस्कशन इस मुद्दे पे है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन बिल्ड करना है, ना कि इस मुद्दे पे कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी ना कर रहे हो तो आप कुछ भी विचारधारा रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाह रहे हो, आईएएस पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये अपना माइंडसेट तो रखना ही रखना है कि रिजर्वेशन की जरूरत है, और ये वाकई में फैक्ट भी है ना। अब लेकिन उस रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके ऊपर आपको डिबेट करनी है पूरी। चलिए, अब अगली जो न्यूज है आपकी, बहुत एक फुल पेजर आर्टिकल आया है किस चीज के ऊपर? मेथनॉल पॉइजनिंग के ऊपर। अभी तमिलनाडु में आपकी जहरीली शराब पी करके बहुत लोगों की मौत हो गई है। अब थोड़ा सा ये जो आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल आपका थोड़ा सा जो है साइंस बेस्ड है, थोड़ा सा आपको इसमें बायो के टर्म्स मिलेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। छोटे मोटे टर्म्स हैं, कोई बहुत उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। मेन बात क्या है कि शराब जो होती है आपकी, वो बनती है इथेनॉल यूज करके, ठीक है। इथेनॉल एक सब्सटेंस होता है जिसको हम शराब बनाने के लिए यूज करते हैं। अब उसकी जगह जो नकली शराब बनाई जाती है उसमें मेथनॉल का यूज कर लेते हैं। मेथनॉल आपका एथेनॉल से सस्ता पड़ता है, और मेथनॉल ज्यादा नशा मतलब कॉज करता है वो, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है मेथनॉल। तो जब मेथनॉल की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा कई बार हो जाती है, आपकी जो इलिसिट लिक्कर होता है जिसको हम बोलते हैं हूच, भी जिसके लिए वर्ड यूज होता है, क्या हूच, ठीक है। इलिसिट लिक्कर, हूच, या फिर जहरीली शराब, या फिर इलीगल शराब, जो वर्ड होता है उसमें मेथनॉल की क्वांटिटी कई बार ज्यादा हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। या फिर अगर ज्यादा ना भी हो, आप लंबे समय तक अगर मेथनॉल वाली शराब का सेवन कर रहे हो, तो उससे भी आपकी बॉडी धीरे धीरे वो पॉइजनिंग करते करते फिर एक दिन आपकी जो है उसकी वजह से मौत हो जाती है। कई बार एक ऐसा स्लॉट बन जाता है ना। आपको पता नहीं कि कोई भी गुड्स बनते हैं तो अलग अलग स्लॉट में बनते हैं। तो जैसे एक बार जो शराब बनाई गई फैक्ट्री में, उसमें पूरी शराब में मेथनॉल ज्यादा हो गया। अब वो जिसने पी उसकी मौत हो गई वहां पे, जिसको हम बोलते हैं मेथनॉल पॉइजनिंग बेसिकली। या फिर जहरीली शराब पी के जो मौत हो गई, तो ये जो वर्ड चलता है ना, जहरीली शराब या नकली शराब पी के मौत हो गई है, इन सब का मतलब यही है कि उसमें एथेनॉल की जगह मेथनॉल पड़ा हुआ है। आइडियली एथेनॉल ही पड़ना चाहिए, लेकिन जब मेथनॉल पड़ता है तो वो पॉइजनिंग कॉज कर देता है। ये पूरा इसके पीछे का एक लॉजिक है। अब इसका कुछ आप पहले एक पॉलिटिकल वो समझ लीजिए, उसके बाद हम साइंटिफिक उस पे आएंगे। बेसिकली जो जिले का पुलिस प्रशासन होता है, जो आपके थानेदार होते हैं, जो आपके कप्तान होते हैं, एसपी होते हैं, जो आपके जिलाधिकारी होते हैं, डीएम होते हैं, इन सब को पता होता है कहीं ना कहीं कि कहाँ पे शराब बन रही है, कहाँ पे नकली शराब बन रही है, कहाँ पे कच्ची शराब बन रही है, कहाँ पे देसी शराब बन रही है, कहाँ पे मेथनॉल यूज हो रहा है, कहाँ पे एथेनॉल यूज हो रहा है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेस से पता होता है। लेकिन ये जो शराब बनाने वाले लोग होते हैं, इनकी एक तरीके से डील होती है इन लोगों के साथ कि भैया आपको हम इतना पैसा पहुंचाते रहेंगे हर महीने, और आपको जो है हम मेथनॉल यूज कर रहे हैं शराब में, लेकिन हम इतनी मात्रा में यूज कर रहे हैं कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और ये फैक्ट भी है, अधिकतर केसों में नहीं होता है। बट भाई बनाने वाले भी तो इंसान ही है ना।
गलती तो उनसे भी हो सकती है, कई बार हो सकता है जानबूझ के, या कई बार गलती से ज्यादा पड़ जाए मेथनॉल, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। फिर एक क्या होगा, पूरा एक बड़ा हादसा हो जाएगा, और फिर जो है पूरा पुलिस प्रशासन उसमें दब जाता है, पुलिस प्रशासन वगैरह। तो इसमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सबसे पहली बात है आपकी देश की सरकार की है, क्योंकि आर्टिकल 47 जो कहता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी का, वो आपका इंटॉक्सिकेशन के अगेंस्ट काम करने के लिए बात करता है कि हमें शराब को एक तरीके से समाज से बाहर निकालना है, शराब एक बुरी चीज है। इसके जो हेल्थ इंपैक्ट है वो तो है ही है, इसके सोसाइटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है ना, समाज की जो छवि खराब करने वाली बात है, या लोगों के फैमिली टर्म्स खराब करने वाली बात है, इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकारों की है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जो है जिले के प्रशासन की आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आती है, तीसरा आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस की आती है, चौथी आपकी लोकल पुलिस की आती है, जहाँ पे सब शराबें बन रही होती हैं कि मेथनॉल वगैरह यूज हो रहा है कि एथनॉल यूज हो रहा है, क्या है कैसे है, एक रेगुलर इंस्पेक्शन होने की जरूरत है ना। फिर जो आपके ये आबाकारी विभाग के लोग होते हैं, है ना, आबाकारी विभाग जो शराब से जुड़ा हुआ सरकार का विभाग होता है, उन लोगों को रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि भैया कौन लाइसेंस लेकर के शराब बना रहा है, कौन बिना लाइसेंस के फर्जी बना रहा है। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन अगर आप अच्छे से करें, सरकार के लोग कुछ इस तरीके के थोड़े बहुत पैसे के लालच में ना पड़े, तो पैसा कमाने का और भी तरीका हो सकता है, जरूरी इसी तरीके से आप पैसा कमाओ। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की जान बच सकती है। तो ये पूरा इसके पीछे का एक सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा लिक्कर के बारे में जो यहाँ पे साइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया वही आपको पढ़ना है खाली। लिक्कर इज डिफरेंशिएटेड बाय इट्स अल्कोहल कंटेंट फ्रॉम द 5% और सो ऑफ बियर टू 12% और सो ऑफ वाइन टू द 40% और सो ऑफ द डिस्टिल्ड स्पिरिट, जिसको हम बेसिकली विस्की बोलते हैं। तो हर एक तरह की शराब, आपको पता है बहुत तरीके की शराब आती है, अब उसमें कितना एथेनॉल का कंटेंट है उसी बेसिस में डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये बियर है या ये विस्की है या वाइन है, जो भी आपकी होती है, ठीक है। चलिए, ethanol is technically a psychoactive drug that in low doses reduces the level of neurotransmission in the body, leading to its typical intoxicating effects। अब ये जो मतलब जो लोग शराब पीते हैं उनको जब पीने के बाद जो नशा महसूस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो आपका एथेनॉल होता है वो एक साइको एक्टिव ड्रग होता है, वो आपके न्यूरो को रिड्यूस कर देता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप शराब पीते हो तो उसमें आपकी बॉडी का जो एक तरीके से न्यूरो होता है वो आपका स्लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा जो एक दिमाग में एक हबड़ा धबड़ी टाइप की स्थिति होती है ना, हबड़ तबड़ वाली स्थिति जो होती है, जल्दबाजी वाली, वो सब कहीं ना कहीं कम हो जाती है, बहुत रिलैक्स माइंड हो जाता है कहीं ना कहीं। इसी वजह से जो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट होती है वो आपकी आती है ना। किसकी वजह से? एथेनॉल की वजह से। Contrary to the popular belief, WHO has found no level of its consumption is safe for health। मतलब बहुत लोग मानते हैं ना कि थोड़ी सी अगर लिटिल लिटिल है तो कोई नुकसान की बात नहीं होती है, बट डब्ल्यूएचओ ने कह रखा है कि अगर आप थोड़ी सी भी ले रहे हो, किसी भी मात्रा में ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए सेफ नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो एथेनॉल होता है आपका, ये आपका इसका फॉर्मूला पहले आप तो देख लीजिए, C2H5OH। C2H5OH याद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। C2H5OH is one carbon atom bonded to three hydrogen atoms and one more carbon atom. The second carbon atom is also bonded to two hydrogen atoms and the hydroxyl group also known as the OH। तो भैया एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन के साथ, फिर एक और कार्बन एटम दो और हाइड्रोजन एटम्स के साथ, फिर आपका जो है ये आपका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके साथ ये बाउंड होता है। जब ये बॉडी में आपकी जाता है तो आपका लिवर जो होता है वो इसको मेटाबोलाइज करता है ना। और आपका स्टमक इसको मेटाबोलाइज करता है, कैसे करता है, किसकी मदद से करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की मदद से करता है, जो आपका एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसकी मदद से करता है ये। उसके बाद इसको जब मेटाबोलाइज करता है आपका लिवर या फिर आपका स्टमक, तो इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटल डिहाइड के फॉर्मेट में, ठीक है, एसिटल डिहाइड के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, तो कुछ टाइम बाद एसिटल डिहाइड जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है एसिटेट। ये आपका किसकी वजह से होता है? एएलडीएच की वजह से होता है। तो ये फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपके ब्लड में इसको एब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली। ये आपका एथेनॉल की बात हो गई पूरी। यहाँ पे मेन जो आपका रोल आ रहा है वो आपका आ रहा है किसका? एएलडीएच का आ रहा है, ठीक है, एएलडीएच का आ रहा है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, जो कि कहीं ना कहीं बॉडी में अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होता है। अभी तो यहाँ पे क्योंकि आपका एथेनॉल बेस्ड अल्कोहल है तो आपकी जहरीली नहीं है, इससे आपका लीवर डैमेज होगा, स्टमक खराब होगा, कैंसर कई तरीके के हो सकते हैं, आपको हार्ट की दिक्कत हो सकती है, वो सब है। लेकिन आपकी इससे बॉडी पॉइजनस नहीं होगी। पॉइजनस किससे होगी? मेथनॉल से। और फिर यही जो आपका एएलडीएच है यही इसके लिए जिम्मेदार होगा, अभी हम आगे देखेंगे। अब जो स्पूरियस लिक्कर होती है यानी कि जो जहरीली शराब होती है उसमें मेथनॉल हम मिला देते हैं इथेनॉल की जगह पे, क्योंकि वो सस्ता आता है, उसका इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, वो ज्यादा नशा कॉज करता है। अब जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन है 2018 की, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रीलिम्स के लिए आपका जरूरी है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो आपकी रेगुलेशन है 2018 की,
उन्होंने मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है मेथनॉल की अलग अलग लिक्वर्स में। क्या कि भैया जैसे आपकी कोकोनट फेनी एक बनती है, उसमें तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए आपका मेथनॉल, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कंट्री लिकर होती है, यानी कि जो देशी शराब होती है, उसमें हर 100 लीटर में 50 ग्राम तक अलाउड है। अब आप सोच के देखिए 100 लीटर में 50 ग्राम, इतनी ज्यादा जहरीली चीज है मेथनॉल। 100 लीटर में 50 ग्राम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और 300 ग्राम्स पर 100 लीटर्स ऑफ पोस्ट डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, तो वही जो आपका विस्की वगैरह टाइप की चीजें होती हैं, जो अंग्रेजी होती है, उसमें आपका 100 लीटर में 300 ग्राम तक आप अलाउड है आपको मेथनॉल मिलाना। इससे ज्यादा जब आप मिलाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब ये मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है CH3OH, इसका क्या था C2H5OH, इसका है CH3OH, इसका जो है फॉर्मूला है पूरा, ठीक है। इसको जो है हमने किस उसमें डाल रखा है, शेड्यूल में डाल रखा है, मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 इंक्लूड्स मेथनॉल। जाहिर सी बात है हैजार्डस है तो उसको उसी कैटेगरी में डील किया जाता है, ठीक है। अब मेथनॉल बनाने का सबसे कॉमन तरीका क्या है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं, है ना, कॉपर और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। और फिर उसको 50 से 100 एटॉमिक प्रेशर में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उससे आपको मेथनॉल बन जाता है। अब आप सोचिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक तरीके से जहरीली गैस होती है आपके शरीर के लिए, है ना, जो आप सिगरेट वगैरह पीते हो उसमें भी आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जाती है, वही एक टाइम के बाद आपके ब्लड को, आपके लंग्स को पूरी तरीके से खराब कर देती है, जहर घोल देती है उसमें। उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके क्या बनाया जा रहा है, मेथनॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे यूज होते हैं। अच्छा अगर यूज ना हो तो मेथनॉल कोई बनाए ही क्यों, दिक्कत तो यही है ना कि मेथनॉल बनाए किसी और यूज के लिए जा रहा है और उसको फिर स्मगल कर दिया जाता है लिक्कर इंडस्ट्री में, है ना, जहाँ पे उसको मिला करके शराब बना दी जाती है। तो ये जो है इसका आपका एसिटिक एसिड बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए, इन सब में यूज होता है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक बार आपकी बॉडी में चला गया मेथनॉल, तो यही जो आपके एडीएच एंजाइम होते हैं, एएलडीएच आपका जो होता है, ये इसी को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में आपके, है ना, इसी मेथनॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में। और ये क्योंकि एसिडिक होती है नेचर में, तो ये आपके ब्लड के पीएच को गिरा देती है, ठीक है। नॉर्मली पीएच 7.35 होता है, ये जाकर के और गिरा देती है, तो आपका ब्लड जो है एसिडिक हो जाता है। और जब ब्लड आपका एसिडिक हो जाएगा तो जो आपके बॉडी के सेल्स की एबिलिटी है ऑक्सीजन को एक तरीके से यूज करने की, वो कम हो जाएगी। अब जब बॉडी के सेल ऑक्सीजन ही नहीं यूज करेंगे तो फिर भाई जाहिर सी बात है जिंदगी कितनी देर चलेगी। तो ये पूरा मुद्दा है, ये पूरा तरीका जिस तरीके से आपकी मेथनॉल या फिर ये नकली शराब काम करती है। आई होप समझ में आ गया है आपको। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसी वजह से यहाँ पे इसको यूज किया गया है। अब इसके दो तरीके होते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। पहला तो है कि जब आपकी बॉडी में मेथनॉल चला गया है, सारा खेल क्या है कि मेथनॉल ब्लड में एब्जॉर्व ना होने पाए। अगर मेथनॉल बॉडी में है तो वो एक्सक्रीट हो जाए, वो ब्लड में एब्जॉर्व ना हो। जहां वो ब्लड में एब्जॉर्व होगा तो क्या होगा, वो आपके ब्लड के पीएच को बढ़ा देगा, तो वो एक्सक्रीट हो जाए डायरेक्ट। ऐसा हम क्या करें, तो इसके लिए पहला तरीका होता है कि एथेनॉल इंजेक्ट कर देना। अगर कोई मेथनॉल वाली शराब पी के आया है तो उल्टा उसको एथेनॉल और पिला दो, अलग से इंजेक्ट कर दो, मतलब बेसिकली। अब इससे होता क्या है कि जो एथेनॉल और मेथनॉल में कंपटीशन होता है, फिर एडीएच एंजाइम्स तो आपके लीवर उतना ही बना रहा है ना, एडीएच एंजाइम जो दारू को पचाने का काम करते हैं वो तो उतना ही बन रहे हैं शरीर के अंदर आपके। अब मेथनॉल एथेनॉल जब कंपीट करती है तो मेथनॉल 10 गुना ज्यादा तेजी से एडीएच को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करता है, और एडीएच जो है मेथनॉल को छोड़ करके एथेनॉल को आपका डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में लग जाते हैं। तो कम से कम आपका शरीर डैमेज हो रहा है, ब्लड पॉइजनस नहीं हो रहा है एथेनॉल एब्जॉर्ब करके, और फिर मेथनॉल आपकी बॉडी में पड़े पड़े फिर आपके एक्सक्रीशन से बाहर निकल जाती है। ये आपका पहला तरीका होता है। दूसरा एक आपकी दवाई होती है, एक एंटीडोट होती है जिसको हम फॉर्म में पाइजोल बोलते हैं, है ना, फॉर्म में पाइजोल बोलते हैं। उसका भी सेम यही काम होता है, जिस तरीके से आपकी एथेनॉल काम करती है वैसे आपकी ये दवा भी काम करती है। दोनों ही क्या करती हैं, मेथनॉल को पचने से रोक देती हैं, एडीएच को अपनी तरफ बुला लेती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपका मेथनॉल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, आपकी जान बच जाती है। बट ऐसा करने के लिए बहुत लंबा समय होता नहीं, क्योंकि कई बार 1.5-2 घंटे में पूरी बॉडी आपकी एथेनॉल जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इंस्टेंट आपको इसकी जो है जरूरत होती है, इसी वजह से लोगों की जान बच नहीं पाती है कई बार, है ना, क्योंकि कई लोगों की बॉडी में तुरंत ही रिएक्शन होकर वो तुरंत ही मर जाते हैं पीने के बाद, है ना। कई लोग को 1-2 दिन लग जाता है, तो उनका फिर इलाज होकर के चीजें समझ जाती हैं कहीं ना कहीं। चलिए, अगली जो आपका आर्टिकल था वो इसी के ऊपर था, किलर मूनशाइन। मूनशाइन मतलब एक तरीके से जिसको हम हिंदी में ठर्रा बोलते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में मूनशाइन बोलते हैं। तो इसी आपका एडिटोरियल में आया था ये आर्टिकल। इसमें कोई और खास बात नहीं है, जो मैंने आपको बताया है वही आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑलरेडी बता ही दी थी पहले ही, कि अलग अलग लोगों को क्या क्या करना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 47 को इम्प्लीमेंट करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस, सोसाइटी, इन सब का रोल कहीं ना कहीं इसमें है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको इसको रीड करने की जरूरत है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ऑब्टेन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली न्यूज आपकी क्या है, इंडिया की रैंक है 63rd ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स
स्वीडन ऑन टॉप अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो भैया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपका निकालता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको पता है कि अभी तक हम कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस पर रिलाई करते थे, है ना? जो आपके कोल बेस्ड होती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, आपका हम ऑयल यूज करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं एनर्जी में ट्रांजिशन लाने की। अब हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं, और सभी लोग कर रहे हैं। अब कोई धीरे कर रहा है, कोई तेज कर रहा है, वो अलग की बात है, बट ट्रांजिट कहीं ना कहीं सभी लोग कर रहे हैं। अब इस वजह से क्या होता है, हम इसका एक पैरामीटर निकालते हैं कि भैया किसने कितने अच्छे से ट्रांजिट किया है, या कौन कितने अच्छे से ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल। तो यहाँ भी इसी के लिए इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें स्वीडन आपका आपका फर्स्ट पे है, और इंडिया आपका 63rd पे है। लास्ट ईयर इंडिया में 67 पे था। निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। आइए देखते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, मतलब भाई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, कौन सा एरिया किस तरीके से कर रहा है ना? आपका यूरोप अच्छे से कर रहा है, या साउथ एशिया अच्छे से कर रहा है, या फिर आपका अमेरिका अच्छे से कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज लीड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 रैंकिंग। स्वीडन केम टॉप, फॉलोड बाय डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। आपकी सारी की सारी यूरोपियन कंट्रियां टॉप 5 में। नंबर 1 पे स्वीडन, फॉलोड बाय डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर आपका फ्रांस। अब इनके यहाँ दिक्कत भी ज्यादा है, क्योंकि इन बेचारों को टेम्परेचर झेलने की आदत नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज उनको यूज करने की वजह से। हम लोग यहाँ 45-50 डिग्री में जिंदगी काट रहे हैं। यूके में 26 डिग्री टेम्परेचर, उन्होंने वहां पे हीट वेव डिक्लेयर कर दी। 26 डिग्री में तो हम लोग क्या मतलब स्वेटर वेटर निकल आते हैं ना, ठंडी कपड़े निकलने लगते हैं कि ठंडी होने लग गई है। वहां पे लोगों ने हीट वेव डिक्लेयर कर दिया है उसको। तो इन लोगों को ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं हीट वेव से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, खैर ये मजाक की बात है, अच्छा काम सबको करने की जरूरत है, क्योंकि सबके ऊपर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। हम लोग भी 50-55 के ऊपर झेल नहीं पाएंगे अपने ऊपर टेम्परेचर, चाहे जितना भी ज्यादा अडेप्टेड हो। ठीक है। ब्राजील और चाइना जैसी जो इकोनॉमीज हैं, जो आपकी एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये नोटेबल प्रोग्रेस कर रही हैं। 83% of the countries moved backwards from the last year in at least one of the three energy system परफॉर्मेंस डायमेंशन: सिक्योरिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब 3 पैरामीटर पे रिपोर्ट आती है, सिक्योरिटी पे, इक्विटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे। और 83% कंट्रियां ऐसी हैं जिन्होंने किसी न किसी एक पैरामीटर पे अपनी रैंक गिराई है पिछली बार की तुलना में। इंडिया की पहले 267 थी 2023 में, इस बार 63rd है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात है, और इसमें कोई खास बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑल्सो लॉडेड द स्ट्राइड्स मेड बाय इंडिया in its clean energy infrastructure, with renewable energy and biomass comprising 42% of its power generation capacity, making it the fourth largest renewable market globally। अब सोचिए, इंडिया का जो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है, जो हम एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, 42% के करीब हम क्या कर रहे हैं, अपना रिन्यूएबल सोर्सेस से कर रहे हैं, या फिर बायोमास से कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी कर रहे हैं। ठीक है। और इंडिया इस मामले में दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। पर बात वही कि हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी आबादी है कि ये दुनिया का चौथा नंबर भी कहने के हमारे लिए बहुत पीछे की बात है। खैर, अब यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप कुछ बातें देख लीजिए। एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टनर कॉपरेशन को बढ़ा करके इंटरनेशनल मुद्दों पर ध्यान खींचता है। 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मिशन क्या है? कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडास। वही सारी बात है। फाउंडर कौन है इसके, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ये आपके क्लॉस स्क्वैब। ठीक है। क्लॉस स्क्वैब इसके आपके चेयरमैन है, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और फाउंडर हैं। फिर और भी बहुत सारे रिपोर्ट निकालते हैं ये लोग। ये तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो निकाला ही निकाला है, इसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट जिसको निकालता है इंसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके, जेंडर गैप रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, सारे नाम आप याद कर लीजिए। सारे ही एग्जाम्स पूछते हैं आपसे सब सवाल। ठीक है। चलिए, अब ये आपका चिनाब ब्रिज जो है बन करके तैयार है। देखिए, ऊपर से बढ़िया ट्रेन भी यहाँ से जो है जा रही है, कितना खूबसूरत नजारा है बिल्कुल। अब ये सब देखिए, आप भी सोचते हो कि कभी कभी कि क्या जरूरत है, मतलब इतना बड़ा, इतने सालों से ये पुल बन रहा है, क्या जरूरत है यहाँ पुल बनाने की, कहीं और से निकाल देते हैं। तो देखिए, जो हमारे ये जो चिनाब रिवर है, इसकी जो लोकेशन है, ये देखिए आप, ये है लोकेशन, जम्मू कश्मीर एरिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना। यहाँ पे खाली आदमी को पार नहीं कराना है, इंसान की आपकी एक तरीके से तो कनेक्टिविटी बढ़ानी ही बढ़ानी है, कि चिनाब के उस पार वो ट्रेन से जा सके। इसके अलावा जो आर्मी है, जो डिफेंस पर्सनल है, जो डिफेंस के हमारे इक्विपमेंट्स है, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन हमको चाहिए ना बॉर्डर एरियाज में, पीओके के पास। तो उसके लिए भी हमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होती है ना दोस्तों, उतनी ज्यादा वहां के लोगों के साथ भी कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आपको पता है कि कश्मीर शुरुआत से अलग थलग पड़ा हुआ है बिल्कुल, कल्चरली वो हमसे बहुत पीछे छूट गया, उतना ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट हमारे साथ नहीं हो पाया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा है कि जो एक आपकी डेमोग्राफिक कनेक्टिविटी थी,
या फिर आपकी एक रीजनल कनेक्टिविटी थी, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल थे पहले। तो उसी को सुधारने के लिए सब काम किया जा रहा है बेसिकली। आप मैप देख लीजिए, यहाँ पे लगे हाथ खोल लिया है तो आपकी इंडस रिवर, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब का पूरा एरिया देख लीजिए, ये चंद्र और भागा मिल करके यहाँ पे चिनाब बना रही है, ये ऐसे जा करके यहाँ पे पाकिस्तान में घुस करके और फिर ये आपकी जा करके किसमें, सतलज के साथ जा करके इंडस में मिल जा रही है। ठीक है, ये पूरा आपको मैप तैयार रखना है अपना अच्छे से। चलिए, अब ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, पूरे सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का पार्ट है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। ठीक है, एक रेल लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें उधमपुर को में कनेक्ट करना है बारामूला से वाया श्रीनगर, उसी का पार्ट है ये। इसको 2002 में डिक्लेयर कर दिया गया था कि नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है ये। 1315 मीटर लॉन्ग है, 359 मीटर अबव सी लेवल है, रिवर बेड लेवल से 360 मीटर के आसपास है। यूनिक फीचर क्या है कि 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर आंधी आएगी तो ये पुल हिलेगा भी नहीं अपनी जगह पर से, इतना मजबूत बना हुआ है ये। सीजन 5 का भी सीज्मिक जोन 5 का भी जो आपका इंटेंसिटी का भूकंप होता है, वो भी अगर आएगा तो इस ब्रिज को कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, चेनाब रिवर के बारे में भी आप बातें लिखी है, पढ़ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश निकलती है, ये चंद्र और भागा दो रिवर आपकी निकलती हैं और फिर आपकी ये मिल करके क्या बनाती है, चेनाब रिवर बनाती हैं। द भागा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सूर्यताल लेक which is situated few kilometers west of the बारालाछाला पास in हिमाचल प्रदेश। दो बातें तैयार हो गई आपकी, सूर्यताल लेक से आपकी भागा रिवर निकलती है, ठीक है, और ये कहाँ पे, बारालाछाल पास के पास है। बारालाछा पास कहाँ पे, हिमाचल में है। और चंद्रा आपकी चंद्रताल से ओरिजिनेट होती है, ये दोनों मिलती है कहाँ पे, टंडी पे, वहां पे आपकी चंद्रभागा मिलकर के चेनाब बना लेती है। फिर ये जाती है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से जो है पंजाब पाकिस्तान में जाती है, और फिर जाकर के इंडस में मिल जाती है। ये रैटल प्रोजेक्ट, सलाल डैम, दुलहस्ती, फिर आपका पक्कल दुल डैम, फिर आपका मरुसागर रिवर, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके मरुसागर रिवर पे जो आपका ये पक्कल डैम बन रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके चेनाब रिवर से ही जुड़े हुए हैं, बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी आपकी लोकसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए कौन, भर्तृहरि महताब साहब बना दिए गए। कौन, भर्तृहरि महताब साहब बना दिए गए प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, जब भी कोई नई लोकसभा आती है, मिल करके इलेक्शन जीत करके लोकसभा के मेंबर्स आते हैं, तो स्पीकर के चुनाव से पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, किसी सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बना देता है। प्रोटेम स्पीकर के कुछ काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि वो पहली मीटिंग कराएगा लोकसभा की, और जितने भी नए चुने हुए एमपीज आएंगे उनको शपथ दिलवाएगा, उनको ओथ दिलवाएगा। उसके बाद वो वोटिंग करवाएगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए, है ना। उनकी जब वोटिंग होगी, जहां नया स्पीकर चुन लिया गया, वहां प्रोटेम स्पीकर अपना पद खाली कर देता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहला काम जो होता है वो क्या कराता है, फ्लोर टेस्ट करवाता है शपथ के बाद। भाई जाहिर सी बात है, सरकार अगर आपने बनाई है तो आपके पास मेजोरिटी होगी ना। मेजोरिटी कहाँ प्रूफ की जाती है, फ्लोर टेस्ट में प्रूफ की जाती है। तो शपथ के बाद फ्लोर टेस्ट होता है, ये पूछा जाता है कि कितने लोग नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर मानते हैं अपना। तो अगर 272-73 से ऊपर लोगों ने वोट दे दिया तो हम मान लेंगे कि सरकार बन गई, नहीं दे पाए तो फिर दिक्कत हो जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं बार। तो ये सारा काम इनका होता है, जहां एक बार स्पीकर का चुनाव हो गया वहां ये अपना पद खाली कर देते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आपके एक लिम्बलेस एम्फीबियन मिला है काजीरंगा में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको पता है यूपीएससी का जो एक पहला प्यार कोई है तो वो स्पीशीज है। तो आप देख लीजिए इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। आपका रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस कलेक्टिवली मिलकर के क्या कहलाते हैं, हर्पेटोफौना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हर्पेटोफौना। तो पहली बात तो टर्म ध्यान रखना है आपको, क्या, हर्पेटोफौना, हर्पेटोफौना, हर्पेटोफौना। ठीक है, अब ये आपके सिसेलियंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिसेलियंस के बारे में एक बात लिखी हुई है कि एक लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं। यूपीएससी क्या कहते हैं, लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, जबकि ये लिम्बलेस एम्फीबियन होते हैं। और ये ज्यादातर अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं, सॉइल के नीचे बरो होकर के बिताते हैं, यानी कि गड्ढे में बिताते हैं, जमीन के नीचे ही दफन रहते हैं परमानेंट, वहां पे बिताते हैं अपनी लाइफ ये। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमारे पास है नहीं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा स्टडी हो नहीं पाई है। ठीक है, इसी वजह से। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी इस आर्टिकल से। बाकी आपके असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हैं, यहाँ के गवर्नर आपके गुलाब चंद्र कटारिया हैं, यहाँ पे असेंबली की सीटें 126 हैं, लोकसभा के 14 सांसद आते हैं, राज्यसभा के 7 सांसद आते हैं यहाँ से। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके 7 नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा, मानस, दिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग, दिहिंग, राइमोना। दीपोर बिल इकलौती वेटलैंड है यहाँ की, रामसर साइट है। 2 बायोस्फीयर रिजर्व में भी पड़ता है आपका आसाम, पहला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा आपका दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व हैं आपके, मानस, नामेरी और काजीरंगा, तीनों ही आपके नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मैप देख लीजिए आप, ये रहा आपका आसाम, किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, सबसे पहली बात बंगाल से कर रहा है, मेघालय से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है, मणिपुर से कर रहा है, नागालैंड से कर रहा है, अरुणाचल से कर रहा है। सिक्किम छोड़ करके सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से असम अपना बॉर्डर शेयर करता है।
और बांग्लादेश से भी उससे मतलब बांग्लादेश से तो करता ही है, बांग्लादेश और भूटान 2 देशों से भी करता है, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल से भी करता है, ठीक है? तो ये आपको लोकेशन वगैरह ध्यान रखनी है। काजीरंगा के बारे में आपको कुछ बातें लिखी हुई, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कोई बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने जैसी बातें है नहीं, बट इसको याद कर लीजिएगा आप सब, ठीक है? समझाने जैसा इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, याद सब कर लेना आपको, कौन से जानवर मिलते हैं, कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, कौन से एरिया में है ये, ठीक है? फिर यहाँ पे उड़ीसा जो असेंबली है उसकी स्पीकर इलेक्ट किया गया है, किसको? बीजेपी की लीडर है सुरामा पढ़ी, है ना? सुरामा पढ़ी है, सुरामा पढ़ी, जो भी इनको आप बोल लें, ये उड़ीसा की नई स्पीकर बन गई है, उड़ीसा उड़ीसा की विधानसभा की। अभी जब लोकसभा का नया स्पीकर चुना जाएगा, तो हम स्पीकर के बारे में क्या हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है पूरी, स्पीकर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या पावर थी, उसको हम तब पढ़ेंगे। राज्य का भी स्पीकर की और केंद्र के स्पीकर की भी। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए, वन लाइनर न्यूज है आपकी, उड़ीसा की असेंबली की आपकी स्पीकर बनी है बीजेपी की सुरामा पढ़ी, ठीक है? अब ये उड़ीसा के बारे में वही सारी जानकारी है जो कल भी आपको दी गई थी। उड़ीसा का मैप आप देख लीजिए कहाँ पे पड़ता है, लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और आपकी जो है विधानसभा की 147 सीटें। आपके गवर्नर है रघुवर दास और आपके सीएम है मोहन माझी, मोहन चरण माझी, ठीक है? टाइगर रिजर्व की बात करें तो सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपका नेशनल पार्क में सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये आपकी रामसर साइट है, रीडिंग कर लीजिए। चिलिका लगून, भीतरकनिका, सतकोसिया, तंपारा, अंसुपा और हीराकुड, ठीक है? याद सब होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगली आपकी रिपोर्ट आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किस चीज को बोलते हैं, कि हम इस हिसाब से अपना हम भला करें, इस हिसाब से हम अपना विकास करें कि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज करें कि हम आने वाली जनरेशन के लिए उसको डिप्लीट ना कर जाएं बस, ठीक है? तो इसी एसडीजी को अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कुछ हमारे टारगेट्स हैं, है ना? पहले आपका है नो पॉवर्टी, आपका एसडीजी 1 नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, फिर आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फिर आपका क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इस तरीके से आपके 17 के 17 है, इसको आपको याद करना है। कभी इसको मैं आपको एक निमोनिक बना करके याद कराऊंगा किसी अलग वीडियो में। अभी एक एसडीजी सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया किन आपके एसडीजीज को अचीव करने के रास्ते पे है और कौन से भी बहुत दूर है। तो जितने रेड वाले एसडीजीज दिखा रहा है आपको, जैसे आपका जीरो हंगर वाला, गुड हेल्थ वाला, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज वाला, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इन सारे एसडीजीज में अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बाकी जो ऑरेंज वाले हैं वहां पे भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं, मतलब चैलेंजेस यहाँ भी काफी है, सिग्निफिकेंट हैं, पर रेड वाले में तो मेजर चैलेंजेस हैं। और जो ग्रीन है आपका वो है एसडीजी अचीव्ड, येलो है आपका चैलेंजेस रिमेन। अब देखिए चैलेंजेस रिमेन, एसडीजी अचीव्ड कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? कहीं पे भी नहीं है, यानी कि अभी हमारे पास सब कुछ बुरा ही बुरा है, या तो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं या फिर आपके मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है? और ये जो आपका ऑरेंज एरो बना हुआ है, ये स्टैग्नेटिंग की तरफ दिखा रहा है, यानी कि हम इन दिशाओं में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं येलो वाले पे, सॉरी ऑरेंज जो आपके एरोज बने हुए हैं। येलो वाले पे क्या है कि मॉडरेटली इंप्रूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें हैं इस रिपोर्ट की, ठीक है? अब इसको कौन जारी करता है? आपका एसडीएसएन जारी करता है। एसडीएसएन कौन है भैया? आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क, आपका यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल के अंडर में काम करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह को लेकर के कौन सा देश कैसा काम कर रहा है उसको लेकर के रिपोर्ट वगैरह जारी करती है। 2012 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बान की मून। आपको नाम ध्यान होगा बान की मून साहब का, इन्होंने इसको स्टैब्लिश कराया था एसडीएसएन को, ठीक है? चलिए अब रिपोर्ट की आप यहाँ पे हाईलाइट देख लीजिए। 193 देशों ने कैसा काम किया एसडीजी को लेकर के, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? थीम क्या थी? द एसडीजीज एंड द यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर, ये इस रिपोर्ट की थीम है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। दिस year's edition also presents a new index of countries support for UN based multilateralism and discuss long term pathways to attain sustainable food and land system। अब बात वही है कि देखिए आप एसडीजी को लेकर के अकेले आइसोलेटेड काम नहीं कर सकते हो, है ना? कि अपना 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 अलग अलग देश काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म की जरूरत है, सारे देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो एक नया पैरामीटर इन्होंने रखा है यहाँ पे कि भैया कौन से देश दूसरों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इस बार यहाँ पे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ये टॉप रैंकिंग पे हैं। ग्लोबली 16% एसडीजी जो है वो ट्रैक पे हैं और वो अचीव हो जाएंगे 2030 तक। 84% जो है मतलब वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो मतलब मेजोरिटी ऑफ दी एसडीजी सबके अचीव नहीं हो पाएंगे, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? और बाकी यहाँ पे कोई और खास बात है नहीं, ठीक है? एक बार आप इसकी रीडिंग कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। एसडीजी टारगेट्स रिलेटेड टू फूड एंड लैंड सिस्टम आर पर्टिकुलरली ऑफ ट्रैक, ठीक है? जो फूड और लैंड से जुड़े हुए एसडीजीज हैं वो एकदम ही ऑफ ट्रैक हो रखे हैं आपके। बारबाडोस जो है
वो आपका जो यूएन का कमिटमेंट है मल्टीलैटरलिज्म का, यानी कि सारे देशों के साथ मिल करके एमएसडीजीज को अचीव करना है, उसमें बारबाडोस ने टॉप किया है और यूएस उसमें लास्ट पे है। यूएस अपने किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहा है, सारा मुद्दा यही है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्या है? एनवीडिया सेट टू सॉलिडिफाई पोजीशन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। इस समय वर्ल्ड की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कोई है तो वो आपकी एनवीडिया, ये आपकी यूएस की कंपनी है जो आपके प्रोसेसर वगैरह बनाती है, ठीक है। प्रोसेसर वगैरह बनाने से जुड़ी हुई कंपनी आपकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी के कितने ज्यादा शेयर लोगों ने खरीद रखे हैं, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में नंबर 1 पे इस समय दुनिया में एनवीडिया कंपनी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट से आगे है काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा आगे है माइक्रोसॉफ्ट से ना, मतलब सफिशिएंटली आगे है, ठीक है। चलिए, ये आपका छोटा सी न्यूज थी, ये आपको ध्यान रखनी है, कहाँ की कंपनी है, क्या करती है, वो आपको ध्यान रखना है। आरबीआई ने रिसेंटली किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है? सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। इसके अलावा नथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस न्यूज, ठीक है। और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ, सिटी कोऑपरेटिव बैंक का हुआ है। डेविड जॉनसन साहब 52 साल की उम्र के थे, और ये इंडिया के पेसर थे, फॉर्मर पेसर, मतलब क्रिकेटर थे, ये इनकी डेथ हो गई है। मतलब मेरे लिए भी बहुत एक शॉकिंग बात थी कि मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना था आज तक, जब तक कि मैंने आज न्यूज़पेपर में नहीं देखा इनके बारे में। डेविड जॉनसन साहब क्रिकेटर थे इंडिया के, पेसर, 52 ईयर्स ओल्ड थे और इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो आपको ऑबिचुरीज जो होती है ना, कि आपका नाम दे दिया जाएगा, पूछ लेंगे कि भैया किस फील्ड से जुड़े हुए थे डेविड जॉनसन साहब, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका अगला क्या है? ओला कैब्स। ओला कैब्स को सेबी ने क्या कर दिया, सेबी ने हामी भर दी है कि वो अपना 5500 करोड़ रुपए का आईपीओ रेस कर सकते हैं। आईपीओ मैंने आपको कल भी बताया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में जाकर के अपने शेयर्स को रेस करती है आम जनता के लिए कि हमारे शेयर्स को आप खरीदिए, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। जब बार बार करते हैं उसको हम एफपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की, पहली बार कोई कंपनी जनता के पास जा रही है कि ये हमारे शेयर, आप इसको खरीद सकते हो। ओला इंडिया की ही कंपनी है, 2010 में इसकी स्थापना करी थी किसने? भाविश अग्रवाल जी ने, और वही इस समय इनके क्या है, फाउंडर हैं, ठीक है। फाउंडर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, आपके भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी, ये दो लोग हैं जो ओला के पीछे जिम्मेदार हैं। वन लाइनर न्यूज अगेन। फिर आपकी दो छोटी छोटी वन लाइनर न्यूज और भी हैं। ग्लोबल ग्लोब अवार्ड विनर थे डोनाल्ड सदरलैंड साहब, ये भी, इनकी भी मृत्यु हो गई 88 साल की उम्र में। ये एक्टिंग से जुड़े हुए थे, ठीक है। किससे? एक्टिंग से जुड़े हुए थे। जैसे द डर्टी डजन, द हंगर गेम्स, इन सब पिक्चरों में इन्होंने काम किया था। इसके इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया डोनाल्ड सदरलैंड किस फील्ड से जुड़े हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आप है, पुतिन ने जो है अभी नॉर्थ कोरिया की विजिट की थी, अब वो वियतनाम पहुंच गए, वियतनाम के साथ भी डील वगैरह साइन कर रहे हैं। तो अगेन जो सारी बातें मैंने कल आपको नॉर्थ कोरिया के पर्सपेक्टिव से बताई थी, वही आज वियतनाम पे भी अप्लाई होती हैं। कि आपका रशिया जो है, वेस्ट डोमिनेटेड यूक्रेन का जो एक ब्लॉक है उसके अगेंस्ट पे अपना एक ब्लॉक तैयार करना चाह रहा है बेसिकली। आपको पता है कि यूक्रेन के फेवर में वेस्ट की हर एक कंट्री है कहीं ना कहीं, रशिया के फेवर में बहुत कम कंट्रीज है, तो रशिया भी अपना कहीं ना कहीं दोस्तों को अपने साथ ला रहा है अब। और एक टफ फाइट है जियो पॉलिटिक्स के मामले में, कोल्ड वॉर तरीके का एक स्थिति दोबारा से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो पुतिन ने कहा की विजिट करी है, वियतनाम की विजिट करी है। वर्ल्ड ऑफ द डे दोस्तों आज का क्या है? वो है डल्सिफाई, ठीक है। डल्सिफाई इसका मतलब क्या होता है? मेक स्वीटर इन टेस्ट। किसी भी चीज में आपने चीनी डाल दी, हनी डाल दिया, उसको आपने डल्सिफाई कर दिया। सिनोनिम क्या है? स्वीटन या फिर एडुकलोरेट, ठीक है, एडुलकोरेट, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। स्वीटन या फिर डल्सिफाई आपका वर्ड है। यूसेज क्या है? ही यूज्ड मनी हनी टू डल्सिफाई हिज टी। कई बार लोग मनी को यूज करके भी डल्सिफाई करते हैं चीजों को। खैर, तो यहाँ पे जो है आपका हनी को यूज करके उसने अपनी चाय को डल्सिफाई कर लिया, यानी कि मीठा कर लिया। ये आपकी न्यूज वर्ड ऑफ द डे था आज का, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहीं पे आपका आज का वीडियो खत्म होता है। ये आपके आज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में शुरुआत में इसका आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा बुरा, कोई भी आपको सुधार की गुंजाइश नजर आ रही हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए